हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में कि मूवमेंट कितने प्रकार का होता है, जिसके अंदर हमने बात की थी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने बात की बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो हमारी मूवमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसका एक अलग नाम भी होता है, इसको हम लॉ ऑफ मूवमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, लॉ ऑफ मूवमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है इसको एक हम अनदर नेम से जान सकते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है? लॉ ऑफ मूवमेंट। तो एग्जाम में कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ मूवमेंट। तो मतलब सेम रहेगा, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हो या फिर क्या हो, लॉ ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर बोल दीजिए लॉ ऑफ मूवमेंट, ये क्या कहता है? क्या कहता है कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है, कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी कि अगर हमारी कोई बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, उसके अंदर कोप्लेनर फोर्सेस पर वो एक्ट कर रही है, तो उस दौरान जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या हम लिख सकते हैं कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस के अंडर अगर कोई बॉडी है, इक्विलिब्रियम है, तो उस दौरान जो उसका सम होगा, किसका सम होगा? जो हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि आपको डायग्राम में शो कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक डायग्राम है, इसमें क्या है? ये है F1, F2, F3 और ये है F4। इनकी डायरेक्शन क्या है? इनकी डायरेक्शन जो F1 है और F2, इनकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो हमारा F3 है और F4 होगा, इनकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये डायरेक्शन हमारी है एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह ये डायरेक्शन भी इस तरफ जा रही है, लेकिन जो हमारी F3 है, F3 की जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी होगी? वो होगी क्लॉकवाइज। F3 की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। इसी तरह हमारी F4 है, F4 की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी, F1 एंटी क्लॉकवाइज, F2 भी एंटी क्लॉकवाइज, F3 क्लॉकवाइज और F4 भी हमारी जो डायरेक्शन रहेगी रोटेशन की बॉडी की मूवमेंट के अंदर, तो वो हमारी कौन सी रहेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके अंदर आपको ये भी पता है, जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा हम किसके अंदर लेते हैं? नेगेटिव के अंदर, जबकि एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होगी उसकी जो हम पोजीशन करेंगे वो हमेशा क्या रहेगी? वो रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा D1 हो गया, D1 यहाँ पे आ जाएगा, D1, D2, D3 और ये क्या हो जाएगा? D4। ठीक है, D1, D2, D3 और D4। इसी तरह हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है, जो फॉर्मूला भी बनेगा वो क्या बन जाएगा? क्योंकि आपको क्या बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर लॉ ऑफ मूवमेंट है, ये क्या होता है कि इट इज इक्वल। ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? जो सम होगा, किसका सम होगा? जो हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हमारी कौन सी है? दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और जो हमारी रहेगी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इन दोनों को जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि जो सम हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? F3 प्लस में F4 के। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर बोल दीजिए लॉ ऑफ मूवमेंट के बारे में। ये तो हमारा रहा मेन जो आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हम किस तरह से लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर लॉ ऑफ मूवमेंट के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ, क्या लिख सकते हैं? द सम ऑफ clockwise movement, the sum of clockwise movement is equal to the
ऑफ मूवमेंट या फिर बोल दीजिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें क्या बता रहा है कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि जो हमारी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है F3 और F4, इनका जो सम होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि जो हमारी F1 और F2 है इन दोनों के क्या होगा, इक्वल होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस एक्सिस पे वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हम क्या लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बोल दीजिए, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मूवमेंट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में आप जानते ही हैं क्या होती है, आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑन ए बॉडी, यानी कि हमारी एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते थे, मूवमेंट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला भी आपको पता था कि हम इसको मेजरमेंट किस तरह से करते हैं, तो हम क्या करते थे, F मल्टीप्लाई में D, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होती है, किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो हमारी फोर्स और डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं मूवमेंट को। वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। हमने क्या लिखा, जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, F1 और D1 को मल्टीप्लाई करेंगे, F2 और D2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, F1 D1। जिस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन सा था, F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F3 D3 प्लस में F4 D4। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जब हम इसके बारे में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है वही सेम चीज यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका ये है, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या रहेगा, नेगेटिव के अंदर। तो नेगेटिव के अंदर जब हम बात करेंगे क्लॉकवाइज की, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है F3 मल्टीप्लाई D3, F3 मल्टीप्लाई D3 प्लस F4 मल्टीप्लाई में D4, D4 आ गया, ये हो गया सम, किनका सम हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट का। इज इक्वल किसके इक्वल है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि जो हमारा ये रहा F1 और F2, F1 की D1 से मल्टीप्लाई करेंगे, F2 की D2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का। और यही हमने यहाँ पे बात किया था कि जो सम होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट का वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो हमारे इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर बोल दीजिए लॉ ऑफ मूवमेंट, जिसके अंदर हमने बात की है किस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। तो पता लगा कि क्या होता है, द सम ऑफ clockwise movement is equal to the sum of anti-clockwise movement about the axis of rotation on the body। जिस बॉडी पे वो रोटेट कर रही है उस बॉडी का जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हमारा लीवर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे काफी टर्म्स के बारे में भी कि लीवर क्या होता है, लीवर की आगे कुछ टर्म्स है, जिस तरह से कि फुलक्रम क्या होता है लीवर के अंदर, एफर्ट क्या होती है, रिएक्शन क्या होते हैं, पावर आर्म या फिर बोल दीजिए लोड आर्म क्या होती है। और हम बात करेंगे लीवर के टाइप्स के बारे में कि लीवर जो है वो कितने टाइप का होता है। तो तीन तरह का लीवर होता है हमारे पास, सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर, और जो तीसरा है वो रहेगा हमारा कर्व या फिर बोल सकते हैं बेंट लीवर। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा लीवर। तो देखिए लीवर क्या है, इट इज ए रिजिड बार। ये क्या है, एक रिजिड बार है जो क्या करती है, फ्रीली रोटेट कर सकती है या फिर बोल सकते हैं टर्न करती है अबाउट ए फिक्स पॉइंट। यानी कि मान लीजिए ये इस तरह से आपकी एक रिजिड बार है, ये एक क्या है, रिजिड बार है, वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये उसका क्या है, फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, या तो रोटेट कर रही है या फिर टर्न कर रही है।
तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं लीवर। वो हमारा क्या कहलाता है, लीवर। जिस तरह से मान लीजिए इस तरह से हमने कोई बना दिया, ये पॉइंट है और ये उसका पॉइंट है। इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, अप डाउन, कभी नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, या फिर पूरी तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीवर। ये हमारे लिए क्या रहेगा, लीवर। तो लीवर के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए रिजिड बार। ये क्या होती है, एक रिजिड बार होती है जो कि क्या करती है, फ्रीली रोटेट, आसानी के साथ रोटेट कर सकती है और टर्न करती है अबाउट ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट करेगी और टर्न करेगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, लीवर। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लीवर। तो ए रिजिड बार which can freely rotate and turn about a fixed point, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पे वो क्या कर रही है, या तो टर्न कर रही है या फिर रोटेट कर रही है। तो उस फिक्स पॉइंट पे जो रोटेट और टर्न कर रही है रिजिड बार, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा लीवर। ठीक है, फिक्स पॉइंट इन इट इज नॉन एज लीवर। तो वो क्या होगा, लीवर। कि एक रिजिड बार, ठीक है, ये भी बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है, जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अभी हमने बात की है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट का जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है हमारी लीवर। जो लीवर है वो किस पे बेस्ड होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा लीवर का। जिस तरह से मान लीजिए आप लीवर के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे हमारा कोई भी रास्ते में पत्थर है या स्टोन्स पड़े हैं, उसको हम किसी छड़ी से या किसी भी प्रकार की रॉड से हम उसको हटा रहे हैं, तो जो रॉड हमारे लिए एक तरह से हम किसका यूज कर रहे हैं, वो एक लीवर का यूज कर रहे हैं। कि हाथ में हमने एक फिक्स पॉइंट पे है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से पुश करने की, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी हम एग्जाम्पल के तौर पे छड़ी को क्या लिख सकते हैं, लीवर। कि वो हमारे लिए क्या है, लीवर। तो लीवर में समझ में आ गया कि लीवर क्या है, एक रिजिड बार है जो कि एक फिक्स पॉइंट पे आसानी के साथ रोटेट या टर्न कर सके, वो क्या कहलाती है, लीवर। और लीवर किस पे बेस होता है, लीवर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट या फिर बोल दीजिए लॉ ऑफ मूवमेंट है, उस पे बेस्ड है लीवर। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लीवर के बारे में। ठीक है, बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में लीवर की। फुलक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होती है, या फिर बात कर लीजिए जो हमारी पावर आर्म है, लोड आर्म है, वो क्या चीज है। तो जो हमारा टॉपिक बन जाएगा वो क्या है, कॉमन टर्म्स रिलेटिंग टू लीवर। यानी कि जो लीवर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है फुलक्रम। कि फुलक्रम क्या होता है लीवर के अंदर, फुलक्रम। तो देखिए फुलक्रम क्या होगा, मान लीजिए आपका ये एक लीवर है, ठीक है, ये क्या है, लीवर है, और ये एक फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, या फिर बोल दीजिए रोटेट कर रहा है। तो वो फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा लीवर टर्न करने की या फिर बोल दीजिए रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो फिक्स पॉइंट हमारा कहलाता है फुलक्रम। तो उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फुलक्रम। जिस फिक्स पॉइंट पे हमारा जो लीवर है वो टर्न या फिर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, फुलक्रम। यही हम इसके अंदर लिख देंगे फुलक्रम की डेफिनेशन के अंदर कि द फिक्स पॉइंट अबाउट which the lever can freely rotate or turn is known as fulcrum। कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा जो लीवर है वो टर्न या फिर क्या करे,
रोटेट कर सके उस पॉइंट को, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं फुलक्रम। तो हम क्या लिखेंगे, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट about which lever can freely rotate or turn is known as fulcrum। तो उस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, वो फिक्स पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, फुलक्रम। और फुलक्रम को हम डिनोट किससे करते हैं, हम फुलक्रम को डिनोट करते हैं F के साथ। इट इज डिनोटेड बाय F। कि फुलक्रम को हमेशा हम जब लीवर के बारे में बात करेंगे तो इसको हम डिनोट किसके साथ करेंगे, तो डिनोट हम करेंगे F के साथ। डिनोट किसके साथ करेंगे, F के साथ। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं कॉमन टर्म्स के बारे में। किसकी कॉमन टर्म्स के बारे में, जो रिलेटेड है किससे, लीवर से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की है फुलक्रम के बारे में। तो फुलक्रम क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट लीवर का, वो लीवर का फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारा लीवर क्या कर रहा है, रोटेट या फिर टर्न करने की कोशिश कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुलक्रम, जिसको हम डिनोट करते हैं F के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं, F के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारे लिए मान लीजिए रहेगा एफर्ट। सेकंड जो है, सेकंड है एफर्ट। कि एफर्ट क्या होती है, एफर्ट यानी कि प्रयास। अगर हमारे पास मान लीजिए द फोर्स यूज्ड टू ऑपरेट द लीवर टू ओवरकम, या फिर बोल दीजिए लिफ्ट द लोड। जो भी लोड है, मान लीजिए ये हमारा लीवर है, इसके ऊपर हमने कोई लोड रखा हुआ है। इस लोड को उठाने के लिए, इस लोड को लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एफर्ट। वो क्या रहेगी, एफर्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फोर्स यूज्ड टू ऑपरेट लिफ्ट द लोड इज नॉन एज एफर्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स यूज्ड टू ऑपरेट द लीवर, द फोर्स used to operate lever, operate the lever to lift the load is known as या फिर बोल सकते हैं is called effort और पावर। उसको हम क्या बोल देंगे, एफर्ट या फिर पावर। तो देख लीजिए सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्या बात की है, एफर्ट के बारे में। एफर्ट मतलब द फोर्स यूज्ड टू ऑपरेट द लीवर टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड एफर्ट और पावर। यानी कि हमारा ये लीवर है, इसके ऊपर हमने कोई लोड अप्लाई किया, इस लोड को उठाने के लिए, इस लोड को लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लीवर के ऊपर, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा एफर्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट। एफर्ट को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, एफर्ट को हम डिनोट करते हैं P के साथ। इट इज डिनोटेड बाय P। फुलक्रम को डिनोट करेंगे हम F के साथ, लेकिन जो हमारी एफर्ट है या फिर बोल दीजिए पावर है, पावर को हम डिनोट किसके साथ करेंगे, पावर को डिनोट करेंगे हम P के साथ। तो ये हमारे दो पॉइंट रहे। फुलक्रम के बारे में आपको पता लगा, फिक्स पॉइंट जिसपे हमारा लीवर टर्न या रोटेट कर रहा है। एफर्ट वो पॉइंट जो वहां पे एफर्ट क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लीवर के ऊपर लोड को लिफ्ट करने के लिए, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगी, एफर्ट। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रिएक्शन। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। कॉमन टर्म्स रिलेटिंग टू लीवर के अंदर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा रिएक्शन। ठीक है, बात करते हैं
थर्ड पॉइंट की। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या है? रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? द प्रेशर एट द फुलक्रम व्हिच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड द एफर्ट। यानी कि मान लीजिए ये आप एक लोड है और यहां पे हमने क्या किया हुआ है? एक लीवर अप्लाई किया हुआ है। ये हमारा क्या है? लीवर है और ये पॉइंट क्या है? फुलक्रम। ये हमारे लिए मान लीजिए क्या रह रहा है? लीवर। ये क्या है? एक लीवर है और ये ऊपर हमने क्या किया है? एक लोड अप्लाई किया है। इस लोड को हम क्या कर रहे हैं? लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए क्या है? लोड है, यानी कि इसको मान लीजिए वेट है। ये हमारा क्या है? लीवर है। ये हमारा पॉइंट क्या है? एफ, यानी कि फुलक्रम है। इस लोड को हम क्या कर रहे हैं? लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौरान हमारे जो फुलक्रम पॉइंट है, हमारा जो क्या है, मान लीजिए ये फुलक्रम पॉइंट है। इस फुलक्रम पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, इस क्या लिखा है? द प्रेशर एट द फुलक्रम ड्यू टू, किसकी वजह से? लोड की वजह से। और जो हमने एफर्ट अप्लाई किया है, यानी कि जो हमने फोर्स अप्लाई की है, जब सेकंड पॉइंट के अंदर बात कर रहे थे एफर्ट के बारे में, वो जो हमने एफर्ट और लोड अप्लाई किया है, उन दोनों की वजह से हमारे फुलक्रम के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है रिएक्शन। वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? द प्रेशर एट द फुलक्रम, द प्रेशर at the fulcrum comes into play due to load and effort. Due to load and effort is called रिएक्शन। तो वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन। यही हमने यहां पे बात की है। क्या बात की है? कि ये हमारा एक लीवर है, ये फुलक्रम पॉइंट है, हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया। यहां से लीवर से हम क्या कर रहे हैं? उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स यानी कि पावर, या फिर बोल दीजिए एफर्ट, पावर या फिर जो फोर्स है, और साथ में क्या हो गया? लोड। इन दोनों की वजह से फुलक्रम के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। वो जो प्रेशर जनरेट हुआ है हमारे फुलक्रम पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है रिएक्शन। वो क्या कहलाएगा? रिएक्शन। रिएक्शन को हम डिनोट किसके साथ करते हैं? जब भी हम बात करेंगे रिएक्शन की, तो रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे आर एफ के साथ। ठीक है, आर नीचे क्या आ जाएगा? एफ। रिएक्शन को डिनोट करेंगे आर और एफ के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा क्या है? पावर आर्म। फोर्थ पॉइंट है ठीक है, शुरू करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है पावर आर्म। ठीक है, पावर आर्म। तो पावर आर्म क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर बोल सकते हैं एफर्ट, या फिर पावर ऑन द लीवर। यानी कि जब हम बात करेंगे पावर आर्म के बारे में, तो ये क्या है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है? जो हमारा फुलक्रम पॉइंट है, फुलक्रम, और जो हमने एफर्ट अप्लाई की है या फिर पावर अप्लाई की है लीवर के ऊपर, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? वो हमारी कहलाएगी पावर आर्म। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? पावर आर्म। तो यहीं पे हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किनके बीच का डिस्टेंस? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम, बिटवीन द fulcrum and the point of application, and the point of application। कौन सी एप्लीकेशन? यानी कि जो हमारा फुलक्रम का पॉइंट है उसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ द
एफर्ट और पावर, एफर्ट और पावर ऑन द लीवर, ऑन द लीवर is known as पावर आर्म। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, पावर आर्म। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पावर आर्म के अंदर हमने क्या बात की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमारा फुलक्रम का पॉइंट है, फुलक्रम का पॉइंट, और दूसरा एफर्ट और पावर, जो हमने पावर अप्लाई की है, जो हमने एफ जब बोल दीजिए पी, जो हमने पी अप्लाई की है, पावर अप्लाई की है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पावर आर्म। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पावर आर्म के अंदर क्या होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट। सिंपल लिख सकते हो, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट या फिर पावर इज नोन एज पावर आर्म। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर आर्म। अब हम बात करते हैं पावर आर्म के बाद नेक्स्ट जो हमारा है फिफ्थ पॉइंट, वो रहेगा लोड आर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा, लोड आर्म, लोड आर्म। तो लोड आर्म के बीच में क्या होगा, सेम होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम, जो हमारी फुलक्रम है, एफर्ट और फुलक्रम के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो कहलाएगा पावर आर्म। लेकिन जब हम लोड आर्म की बात करेंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड एक्ट ऑन इट, यानी कि लीवर के ऊपर जो लोड लग रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा लोड आर्म। तो क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन fulcrum, between fulcrum and the load act on lever is known as load arm। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा लोड आर्म। कौन सा लोड आर्म, लोड आर्म, या फिर एक और नाम होता है वेट आर्म। लोड आर्म भी बोल सकते हैं, और हम इसको एक और नाम देते हैं, वो कौन सा होता है, वेट आर्म। दोनों सेम है, पावर आर्म और लोड आर्म, डिफरेंस सिर्फ एक है। पावर आर्म के अंदर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फुलक्रम और एफर्ट के बीच का, या फिर बोल दीजिए पावर के बीच का। लेकिन लोड आर्म के अंदर क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है फुलक्रम और लोड के बीच का। ठीक है, जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं और जो फुलक्रम है, उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा हमारा लोड आर्म, या फिर बोल दीजिए वेट आर्म। तो ये हमारी क्या थी, कुछ कॉमन टर्म्स थी जिनके बारे में बात की हमने लीवर के अंदर, कि लीवर क्या होता है, उसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, कि जो हमारी लीवर है, लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे टाइप्स है, या फिर बोल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर के बारे में, कि जो 3 तरह के लीवर आपको बताए हैं, जैसे कि सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर और कर्व्ड या फिर बेंट लीवर, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।